नमस्ते विद्यार्थीगण, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 8 और विषय हिंदी में इकाई 7 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी, आज हम इस इकाई को पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये जान लो कि सोच क्या होती है। तो सोच यानी कि विचार। हम जो विचार करते हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं उसको सोच कहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा प्रश्न कर दे तो जिसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सोचना पड़ेगा। पहले हम सोचेंगे, बाद में उसका जो भी जवाब है वो देंगे। सोच अपनी अपनी यानी कि सबकी अलग अलग सोच होती है, किसी की भी एक जैसी सोच होती नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि दोनों ही सही होते हैं, लेकिन सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि मंजिल एक हो लेकिन रास्ते अलग हो। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद यानी कि चर्चा। हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। वाद विवाद मौखिक भावा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। विद्यार्थीगण, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर हम किसी विषय पर बात करते हैं तो क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं। एक तो उसकी तारीफ करना, उसकी अगर अंग्रेजी में एक शब्द है उसके लिए कि फेवर करना। तो कभी ऐसा बनता है कि हम उसके पक्ष में होते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हम उसके पक्ष में नहीं होते हैं। यानी कि विषय एक होता है लेकिन अपनी सोच अलग है उस विषय पर। तो हम अपनी बात वाद विवाद के माध्यम के द्वारा कह सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बातें कहनी नहीं होती, लेकिन उस बातें को पूरी भी करनी पड़ती है। उस बात को समझाना भी पड़ता है कि हाँ, मैं सही हूँ। तो इसको वाद विवाद कहते हैं। आपने कभी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वहाँ पे भी डिबेट होता है। आपने डिबेट नाम तो सुना ही होगा। डिबेट यानी कि वाद विवाद। अलग अलग राजकीय पक्ष के 4 लोग होते हैं तो चारों लोगों की सोच अलग अलग होती है। कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई अन्य राजकीय पक्ष का होता है, और चौथा है जो निष्पक्ष होता है, जो किसी के भी पक्ष में होता नहीं है। तो चारों अपनी अपनी सोच बताते हैं। तो यह है वाद विवाद। वाद विवाद से क्या होता है? तो वाद विवाद से जो पूर्ण सत्य है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि विपक्ष जितना बहुमति यानी कि जितनी बहुमति है जिसकी सरकार है, अगर उसके विपक्ष अगर नहीं है, उसको सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो एक पक्षीय शासन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी है तो वो अच्छा है, पढ़ने में भी होशियार है, फिर भी क्या होता है कि उसकी खामी बताने वाला कोई तो होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः
परिपूर्ण तो कोई भी हो नहीं सकता है। तो जो विपक्ष में उसकी खामी बताएगा कि ये तेरे अंदर ये खामी है, तो ये खामी उसकी दूर हो जाएगी, फिर वो परिपूर्ण होएगा। तो वाद विवाद में क्या होता है कि चर्चा होती है। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। वाद विवाद यानी कि ये यहाँ पे दो चित्र हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों चित्र में क्या डिफरेंट है, फ़र्क है। तो जो पहला चित्र है वो गांव का है, मतलब कि गांव के जीवन का है, और दूसरा जो चित्र है वो शहरी जीवन का है। अब इस दोनों चित्र में वाद विवाद यानी कि ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई गांव में रहने से अच्छा शहर में रहते हैं, और कोई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको शहर में रहना नहीं पसंद होगा। वो बोलेंगे कि नहीं, शहर से ज़्यादा तो गांव अच्छा है। अब उसमें भी वाद विवाद हो सकता है। जो गांव के पक्ष में है उनको हमें पूछना पड़ेगा कि भाई आप गांव के पक्ष में हो तो क्यों हो, गांव में ऐसा क्या है जो शहर में नहीं है, आप उसके फ़ायदे बताओ। और जो शहर के पक्ष में उनको हमें यह पूछना पड़ेगा कि भाई आप शहर में क्यों रहना पसंद करते हो, शहर में ऐसा क्या है जो गांव में नहीं है। और दोनों पक्ष की बातचीत हमें सुननी पड़ेगी और फिर उचित न्याय करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वाद विवाद। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो एक चित्र गांव का है तो दूसरा चित्र शहर का है। गांव में झाड़, घर, पहाड़, नदी, ऐसा सब दिखाई दे रहा है, और शहर में मोटरसाइकिल, पेड़, रोड, पक्का रोड, मकान, बिल्डिंग, ये सब दिखाई दे रहा है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। तो गांव का जो जीवन है वो क्या है कि सरल जीवन है। ये जो हमारी इकाई है सोच अपनी अपनी, इसको हम स्कूल में अपनी जो शाला है वहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की पूरा प्रयास करूँगा कि गांव के तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। अंतर यानी कि भेद, दोनों में क्या अंतर है। तो और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, रुचिकर यानी कि पसंद। तो गांव का जीवन है वो सरल जीवन है, और जो शहर का जीवन है वो सरल नहीं है, क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ बहुत होती है, वाहन प्रदूषण भी बहुत होता है। वैसे गांव में प्रदूषण ज़्यादा होता नहीं है, और अगर आप खेत में रहते हो तो बिल्कुल ही प्रदूषण आपको मिलता नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो गांव में रोजगारी बहुत कम होती है। खेती के सिवाय अन्य कोई रोजगारी यानी कि कोई बड़ा धंधा होता नहीं है। आपको रोजगारी प्राप्त करनी है तो आपको शहर में जाना पड़ेगा। तो ये भी एक अंतर है। गांव में सब नदी में नहाते हैं, तो शहर में नदी आती नहीं है, तो शहर में हमें अपने घर के अंदर नहाना पड़ता है। गांव में कच्चे मकान होते तो शहर में कच्चे मकान होते नहीं हैं, और गांव में वाहन बहुत कम होते हैं साधन, और शहर में साधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब आपको कौन सा रुचिकर लगता है। तो विद्यार्थीगण, जो आपको पसंद है, आपको गांव पसंद है या शहर पसंद है, क्योंकि सबकी सोच अपनी अपनी होती है। तो आपको वो लिखना है, और आपको क्यों गांव या शहर पसंद है वो भी आपको बताना है। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों।
ये भी एक बात है कि तालाब का जल पीने को योग्य है, क्योंकि तालाब में क्या होता है कि तालाब में तो सब पानी पीते हैं। जो ढोर होते हैं, गाय होती है, भैंसें होती है, वो तो तालाब में नहाती भी है, तो उसका पानी पीना उचित योग्य है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो तालाब का पानी पीना योग्य लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कपड़े भी धोते हैं, सब नहाते हैं, तो पानी प्रदूषित हो जाएगा और वैसा पानी हम पिएंगे तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो उसका कारण यह भी हो सकता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, तो सब तालाब का ही पानी पीते थे, तालाब में नहाते थे और तालाब का ही पानी पीते थे। लेकिन अभी क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी हम समझ गए कि तालाब का पानी पीना नहीं चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे मुद्दे बताए कि प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपको एक पक्ष में विचार रखना है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, यानी कि उसके फायदे भी आपको बताना है और उसके गैर फायदे भी आपको बताना है। तो विद्यार्थीगण, आप देख सकते हो कि विज्ञान, पहले हम प्रदूषण का मुद्दा लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि कितनी शोध होती है, दिन बड़ी दिन नई नई गाड़ियाँ, नए नए साधन, नए नए वाहन आते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उससे एक तो अच्छी बात है कि पहले लोग क्या करते थे, तो पैदल चलते थे, बाद में फिर साइकिल आई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब गाड़ी की शोध, मोटर वाहन की शोध भी हो गई, अब हेलीकॉप्टर की शोध भी हो गई। एक तरफ से अच्छी बात है कि हम टाइम पर, समय पर सही जगह पहुंच सकते हैं, हमारा टाइम बिगड़ता नहीं है और हमारे बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन उसके गैरफायदे क्या हुए कि प्रदूषण, जो वातावरण जो शुद्ध था, हवा जो, वो अशुद्ध हो गई, क्योंकि डीजल इंजन और पेट्रोल के धुआं से वातावरण प्रदूषित हो गया। ज़्यादा साधन बढ़ गए तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने लगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि एक तरफ फायदे भी है तो दूसरी तरफ गैर फायदे भी हैं। किसी भी पहलू के, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही ये बात है। अंतरिक्ष की खोज, तो ये अच्छी बात है कि अंतरिक्ष की खोज, यानी कि अब हमको सब पता हो गया कि अंतरिक्ष में क्या है, कौन से ग्रह है और सब कैसा है। तो ये भी सही बात है, हम दूसरे ग्रह पर जाकर शोध कर सकते हैं और हमारे कोई ऐसी चीज़ है तो हम दूसरे ग्रह से भी ला सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, वो अभिशाप नहीं है। डॉक्टरी की सुविधा, तो डॉक्टरी की सुविधा ये भी हमारे लिए वरदान है कि पहले के ज़माने में आप देख लो कि डिलीवरी के समय डिलीवरी घर पर होती थी, तो कितनी भी स्त्रियाँ डिलीवरी पर मर जाती थी। मृत्युआंक स्त्रियों का बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी स्त्रियां तो डिलीवरी होने में ही बहुत डरती थी। तो ये एक अच्छी बात हुई कि डॉक्टर की सुविधा मिल गई। बहुत सारे ऐसे रोग थे जिसको कारण से मृत्यु संख्या बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि आप शीतला की बात करते हैं, तो शीतला बहुत बड़ा रोग माना जाता था उसी समय पर। तो जब डॉक्टरी सुविधा हुई, उसकी शीतला की जो रसीद निकली, तो उसके कारण बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्त्रियां, पुरुष, सब को जीवन दान मिल गया। तो ये है दूरभाष यानी कि जो टेलीफोन है, मोबाइल है,
कंप्यूटर है, ईमेल है, तो ये सब, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। पहले क्या था कि हमें किसी को मिलना होता है, किसी के बात करनी हो तो हम उसके घर पर जाना पड़ता है, अगर वो दूर रह रहा है तो फिर हम उससे बातचीत कर सकते नहीं है। और अभी तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि हम सिर्फ बातचीत ही नहीं, फिर हम उसका चेहरा भी देख सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी उसके गैर फायदे भी होते हैं, क्योंकि मोबाइल जब बढ़ गया है तो ऐसे तो उसमें बैलेंस भी करवाना पड़ता है, नेट भी करवाना, इंटरनेट भी करवाना पड़ता है, और ज़्यादा देखते हैं तो आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, तो उसके थोड़े बहुत गैर फायदे भी हैं। लोग फ़ोन आने से, मतलब कि फ़ोन आ गया तो लोग झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, घर पर होते हैं फिर भी बोलते हैं कि नहीं मैं बाहर हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ, तो ये भी एक गैर फ़ायदा हो गया। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भी कंप्यूटर के कारण से, कंप्यूटर जब आ गया तो क्या हुआ, तो जो भी काम था हमारा, जो बहुत ज़्यादा काम था वो सरल हो गया। 100 आदमी जो काम इकट्ठे मिलके करते थे वो काम आज एक कंप्यूटर कर लेता है, तो उसके फ़ायदे तो हुए लेकिन थोड़े गैर फायदे भी हो गए कि कंप्यूटर आने से क्या हुआ कि 10 आदमी की छुट्टी हो गई। जो 10 आदमी की ज़रूरत जहाँ पर पड़ती थी वहाँ एक आदमी कंप्यूटर चलाकर ये काम कर सकता है, तो 9 आदमी की तो छुट्टी हो गई, तो बेरोज़गारी उससे बढ़ गई, तो वो भी एक समस्या है। परमाणु बम एक हम वन साइड देखें तो ये अच्छा है कि भाई हमारा देश विकास कर रहा है, परमाणु बम, मिसाइल, राफेल ये सब आ रहा है, लेकिन ये सब अपनी देश की रक्षा के लिए हम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब परमाणु की वजह से कि युद्ध की संभावना ज़्यादा हो गई। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो परमाणु बम बनाने में लग गए हैं। किसके पास ज़्यादा परमाणु बम है उसकी हरीफाई में वो जुड़ गए हैं, तो उससे क्या होता है कि युद्ध की संभावना होती है। और आपको पता है कि एक परमाणु बम जब किसी शहर पर गिरता है ना, तो पूरे 100 साल तक वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिसेबल यानी कि दिव्यांग पैदा होते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको तो पता ही होगा कि जब अमेरिका ने जापान पर अणु बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो वहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ था, तो आप समझ लो कि ये इतना बड़ा नुकसान है। तो एक तरफ फ़ायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है। पिस्तौल हम स्वयं की रक्षा पिस्तौल से कर सकते हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग होने लगा है कि लोग बात बात पर गुस्से हो जाते हैं और पिस्तौल ताक लेते हैं। पिस्तौल बताकर किसी को लूट भी लेते हैं, तो ये भी एक गैर फ़ायदा हो गया। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। यातायात यानी कि ये टेलीविज़न तो सब अच्छा पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, हम अनुकरण भी कर सकते हैं, अनुकरण से बहुत सारी सीख सकते हैं। आप देखोगे कि आपको हिंदी बोलना तो स्कूल में नहीं आते थे ना, उसके पहले ही आपको हिंदी बोलना आ गया था। क्यों? क्योंकि आप टेलीविज़न में सीरियल देखते हो, हिंदी सीरियल देखते हो, हिंदी मूवी देखते हो, तो उसमें क्या है कि प्रत्यक्षीकरण से हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो आज हिंदी भाषा ऐसी है कि सबको आती है, बहुत ही नॉर्मल हो गई है, इजी हो गई है, सरल हो गई है, तो ये टेलीविज़न के माध्यम से। लेकिन टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं तो क्या होता है, तो आंखें ख़राब होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो यानी कि आज आप देख रहे हैं कि विज्ञान की शोध यानी कि आज एसी, रेफ्रिजरेटर, पक्की सड़कें, मकान, बिल्डिंग ये सब आ गया है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि जब ग्लोबल वार्मिंग है, जो वातावरण है वो बढ़ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मिल आती है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो वहाँ पे मिल होती है, तो वहाँ पे जो धुआं निकलता है वो विषैला धुआं होता है, जहरी धुआं होता है, तो वो जब हवा में जब मिलता है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ गई है। और
इस कारण से बहुत ही सारी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो विद्यार्थीगण, विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष में आपको लिखना है, यानी कि एक पक्ष यानी कि वरदान है, या तो वरदान है या तो अभिशाप है, इस एक पक्ष में आपको लिखना है। फिर दूसरा है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो ये भी आपको बताना है कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार। आपको अपने विचार बताना है। तो कलम, तलवार, आपको क्या लगता है बड़ा कौन है? तो तलवार, अगर तलवार से आप क्या कर सकते हो? तो तलवार से आप किसी को, एक के दो को मार सकते हो, फिर आपको जेल हो जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको सज़ा सुनाई जाएगी और आप जेल में सड़ोगे। लेकिन कलम से क्या होता है? तो कलम से क्रांति होती है, हमारी आज़ादी। ऐसे हमको आज़ादी नहीं मिली है, बहुत सारे जो लेखक थे उन्होंने कलम से लिखा है। तो कलम में बहुत ही बड़ी ताकत होती है लिखने में, क्योंकि जहाँ जो घटना बनती है, पूरे देश में जो घटना बनती है उसको वाकिफ करना है, तो हम कलम के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। जो बुरा है, जो अन्याय होता है जहाँ पे, तो कलम के माध्यम से हम सारे दुनिया को हम जगा सकते हैं। तो ये है कलम की ताकत। तो उसके विचार कारण सहित आपको बताना है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो यानी कि अमेरिका, हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती है जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। धरती यानी कि पृथ्वी, हमें विज्ञान ने भी बताया कि पृथ्वी जो नारंगी की तरह गोल है, जो ऊपर से थोड़ी चपटी है, तो ऐसा ही एक पृथ्वी जैसा एक ग्रह हमारी जो नासा है वो बता रही है कि इतना दूर 424 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी जैसा एक ग्रह है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आप देख लो कि सिर्फ जीव सृष्टि कहाँ पे है? तो सिर्फ पृथ्वी पर है। और क्यों है? तो क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर जीव सृष्टि होती है। किसी भी ग्रह में अभी तक हमने ऐसी शोध नहीं की है कि वहाँ पे पानी है। हाँ, ज़मीन हमने देखी लेकिन पानी नहीं है, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे जीव सृष्टि होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। किशोरावस्था यानी कि बहुत ही अभी तो शुरुआत हुई है। किशोरावस्था, जैसे कि हम बोलते हैं कि 3 अवस्था, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं आती है। पहली होती है बाल्यावस्था, जो कि जन्म से लेकर 6 साल तक, और फिर बाल्यावस्था से होता है किशोरावस्था, जो कि 6 से 14 साल तक होता है। फिर होता है किशोरा यानी कि बालक, फिर होता है युवावस्था, युवानी, तो वो होती है 14 से 21-25 तक युवावस्था रहती है। बाद में फिर होती है वृद्धावस्था, तो वो भी है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक इर्द-गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है, और एक दिन इस जगह पर धरती जैसी मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है, और इसके बाहर की और बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप
ले रहा धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनप लेगा। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखना जैसे अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। 10 करोड़ साल, आप सोच सकते हो कि 10 करोड़ साल यानी कितने, हमारी 1000 पीढ़ी भी उनको उस ग्रह को देख नहीं पाएगी। तो अब हम उसके प्रश्न को देखते हैं कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। तो किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो नया एक पृथ्वी जैसा एक ग्रह और ब्रह्मांड में मौजूद है, तो उस घटना से वैज्ञानिक प्रभावित है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो जैसे कि वो बताया है कि जो आजू बाजू जो धूल की जो मिट्टी है वो धूल और हमारी जो पृथ्वी धरती की जो धूल है, माटी है, वो सब एक जैसी है। तो धीरे धीरे वो बड़ा, अभी तो वो किशोरावस्था में है, लेकिन फिर धीमे धीमे वो बड़ा आकार लेगी। रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो पहला है 424 प्रकाश वर्ष, तो वो क्या है? तो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष। तो वो क्या है? 1.6 करोड़ तो नए ग्रह की 10 करोड़ वर्ष। एक 1.6 करोड़ वर्ष, तो वो क्या है? तो नए ग्रह की उम्र। फिर 10 करोड़ वर्ष, तो पूर्व ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस, तो वह क्या है? तो नासा का टेलीस्कोप। और कैरी शिष्य, तो वैज्ञानिक। हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, ये था हमारा सोच अपनी अपनी पाठ। अब हम दूसरे पाठ में उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।